आप सभी को राधे राधे। आज है 9 अप्रैल और 9 अप्रैल 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और दोस्तों स्टार आईक्यू चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। वीडियो जरा सा भी पसंद आता है तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। इस वीडियो का अगर आप लोगों को पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाना, स्टार आईक्यू एजुकेशन सर्च करना और वहां पे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जिससे आप लोगों को मेरे वीडियोस के रेगुलरली अपडेट जो है ना या नोटिफिकेशन या पीडीएफ जो है वो मिलते रहे। दोस्तों अगर आप लोग मुझसे पढ़ना चाहते हैं अन्य अकेडमी पे तो आप लोग या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं या एप्लीकेशन पे जाके आप सुनील कुमार सर्च करिएगा और आप लोगों को वहां पे मेरा प्रोफाइल मिलेगा जिसको आप फॉलो कर लेना। कोई भी कोर्स अगर अनअकैडमी पे चाहते हो लेना तो स्टार आईक्यू मेरा रेफरल कोड है, इस कोड का इस्तेमाल करके इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट आप लोग अवेल कर सकते हैं। आने वाले 24 अप्रैल को जो है ना बैंक और एसएससी का अल्ट्रा कॉम्बैक्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माई अनलॉक कोड स्टार आईक्यू। कल सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? गुलिया किस जाति का एक गोत्र है? गुलिया जाट जाति का जो है ना एक गोत्र है, यानी कि सवाल का ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला सवाल कि हरियाणा में लक्ष्य से कितने वर्ष पहले ही हर घर नल से जल मिशन 100% पूरा हुआ है? आज का सेशन कई मायनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा और बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। और फीडबैक जरूर दीजिएगा फिर लास्ट में कि कैसा रहा सेशन और क्या कुछ नया सीखा आपने। तो हाँ, बात कर रहा था मैं, हर घर नल से जल मिशन 100% पूरा कर लिया हमने, 2 साल पहले ही पूरा कर लिया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के अंदर ना 1 नवंबर 2021 को महेंद्रगढ़, पलवल, नूंह, जींद इसके अलावा 18 जिलों में नल कनेक्शन का 100% कवरेज जो है ना वो हासिल कर ली थी 1 नवंबर 2021 को। बाकी जो कुछ जिले बचे थे, जैसे कि जिनमें से बात करते हैं महेंद्रगढ़ है, पलवल है, नूंह है और जींद है, इनमें भी 1.41 लाख जो है ना नल कनेक्शन प्रदान करके 100% नल कनेक्शन का रिकॉर्ड पूरा कर लिया। एक्चुअली बात आई थी यूं, आपको मैं बताऊं तो ये साल 2019 की बात है, 15 अगस्त 2019 की बात है। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से उस स्वतंत्रता दिवस पे ये घोषणा की थी कि हमारा उद्देश्य है कि साल 2024 तक जो है ना हर घर में नल द्वारा जल पूरा करेंगे हर एक राज्य में। ऐसी एक उनका एक संकल्पना थी। इसमें इन्होंने अभी पिछले साल 2 अक्टूबर 2021 को जो है ना जो गांधी जयंती थी ना उस दिन कहा कि भारत का 1 नंबर राज्य बना गोवा, दूसरा तेलंगाना और तीसरा हरियाणा, जिसमें 100% हर घर में नल द्वारा जल पहुंचा दिया गया। हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जिसमें 100% काम पूरा हुआ है। सबसे पहले एक जिले का नाम अंबाला, एक जिले का नाम पंचकुला। ये दोनों जरूर याद रखिएगा, दोनों एक साथ ही आप याद करना। तो हरियाणा राज्य यूं कहिएगा 2024 से पहले 2022 में काम पूरा कर चुका है ये, तो ये 2 साल अपने आप ही पहले हो ही गए हैं, ठीक है, तो ये याद रखना। हालांकि हरियाणा राज्य ने इंडिविजुअली अपने आप से ये घोषणा की थी कि हम 2022 में पूरा कर देंगे, ठीक है, और ये 2021 तक हो गया, थोड़ा बहुत कुछ बचा है तो 2022 तक अल्टीमेट पूरा कर ही देंगे, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय का नाम आप लोगों को पता है, मंत्री का नाम पता है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, जो कि जोधपुर से जो है ना वो सांसद है, ये भी याद रखना आप लोग। अगला सवाल है कि केरल में आयोजित 25वीं नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें हरियाणा ने टोटल जो है ना वो 14 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल ठीक है। चौधरी मोहम्मद कोया स्टेडियम कालीकट केरल के अंदर 2 से 6 अप्रैल तक ये आयोजित हुई थी 25वीं नेशनल फेडरेशन कप। इसमें सीनियर एथलीट्स चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और जिसमें सिरसा के बूटा सिंह ने जो है ना डेक्थलॉन इवेंट में 6619 अंक लिए और रजत पदक हासिल किया। इस चैंपियनशिप में हरियाणा से 74 एथलीट जो है ना उन्होंने हिस्सा लिया, जिसमें से 54 पुरुष और 20 महिलाएं मौजूद है। एथलीट्स हरियाणा के महासचिव का नाम है राजकुमार मिटान। ये छोटी छोटी बातें होती है, ये बारीकियां जिसने सीख ली ना वो बहुत आगे निकल जाएगा। देखो अब ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एथलीट्स हरियाणा के महासचिव का नाम राजकुमार मिटान है। इन्होंने ही बताया कि ये नेशनल सीनियर एथलीट्स फेडरेशन कप है, इसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और कांस्य पदक सहित कुल 14 पदक एथलीट्स हरियाणा ने जो है ना जीत लिए हैं। और कृष्ण कुमार भिवानी ने 1 मिनट 47 सेकंड
0.43 माइक्रोन का समय देकर 800 मीटर दौड़ है ना उसमें गोल्ड मेडल जीता। इसके अलावा रोहतक की निधि है, उन्होंने 52 मीटर 18 सेंटीमीटर थ्रो करके डिस्कस थ्रो में रजत जीता था। रोहतक के प्रशांत मलिक ने 54 मीटर 11 सेंटीमीटर जो थ्रो करके डिस्कस में थ्रो जो है ना रजत जीता। और हैमर थ्रो में हिसार के दीपक ने 60 मीटर 83 सेंटीमीटर की थ्रो करके गोल्ड जीता। 400 मीटर हर्डल इवेंट में जो भिवानी की सिमी है, उन्होंने जो 59 सेकंड 87 माइक्रोन का समय दिया और कांस्य पदक जीता। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने सारे पढ़ा दिए हैं। यहाँ पे बात यहाँ पे हुई है केरल की, क्योंकि चौधरी मोहम्मद कोया स्टेडियम कालीकट केरल के अंदर ये 2 से 6 अप्रैल तक गेम हुए थे। अब बात केरल की करो तो आप मैप में केरल को देखिएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन। केरल के राज्यपाल का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। केरल का ऑफिशियल बर्ड का नाम क्या है? ग्रेट हॉर्नबिल है। और केरल की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। और केरल की पॉपुलेशन तकरीबन 3.46 करोड़ है। एक बात याद रखना कि सबसे पहले मॉनसून अगर आपसे पूछे कहां आता है तो वो केरल के अंदर ही आता है, जिसको आप मॉनसून विस्फोट या मॉनसून धमाका या मॉनसून प्रस्फोट कहते हो। केरल के मालाबार तट पे आता है, 1 जून को आता है वो। केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। केरल में सबसे पहले वास्को डिगामा भी आया था, यानी कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे लास्ट में गए थे तकरीबन 19 दिसंबर 1961। गोवा को आजाद आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, गोवा लिबरेशन डे के बारे में। और केरल ज्यादा फेमस किसके लिए है? मसालों के लिए, इलायची के लिए, जिसको साइलेंट वैली के नाम से भी जाना करते हो आप लोग। हाल ही में किसी हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है। तो प्रबंध निदेशक का कार्यभार सौंपा गया है अभी हाल ही में। इनका नाम है टी.एल. सत्याप्रकाश। अभी सौंपा गया है, सी वाला ऑप्शन सही रहेगा। अब देखिएगा ये फिर से एक नियुक्ति है तो इंपॉर्टेंट होगी अपने आप में कि हरियाणा राज्य कृषि जो आपका विपणन बोर्ड प्रशासक है, जिसको आप लोग मार्केटिंग एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड बोलते हो, और ड्रोन इमेजिंग और इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ हरियाणा लिमिटेड के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी टी.एल. सत्याप्रकाश है, इनका जो वर्तमान कार्यभार है, इसके अलावा इनको विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी बनाया है। जो ये विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है ना, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। 2 इसके नीचे अंतर्गत आती है, जैसे उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम आता है, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम आता है। पी.के. दास इसको संभाल रहे हैं, दोनों ही सब्सिडीज को, ठीक है ना। और आर.के. पचनंदा साहब जो है ना, वो हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, इसके चेयरपर्सन है। और अभी एमडी जो बनाए हैं उनका नाम टी.एल. सत्याप्रकाश है। तो ये चीजें आपको याद रहेंगी। अगला सवाल आपका क्या रहेगा यहाँ पे कि हरियाणा में किसे हरियाणा कौशल विकास मिशन के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन। इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा? रमेश चंद्र बिढ़ान। सवाल का ऑप्शन नंबर सी ठीक है। रमेश चंद्र बिढ़ान जो है ना, वो कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के महानिदेशक और सचिव और हरियाणा बीज विकास निगम पंचकुला के निदेशक रमेश चंद्र बिढ़ान जो है ना, इनका वर्तमान कार्यभार के अलावा इनको हरियाणा कौशल विकास मिशन का भी निदेशक बना दिया। तो मतलब जो इनके पास है वो तो एज इट इज रखा ही है, साथ के साथ और एड ऑन कर दिया। मैं आपको बताऊं तो हरियाणा ये कौशल विकास वाला डिपार्टमेंट है ना, ये मई 2015 में शुरू किया गया था हरियाणा राज्य ने। क्यों शुरू किया था? क्योंकि इसका उद्देश्य था युवाओं को आर्थिक और भारत के सभी विकास क्षेत्र में, जैसे कि यूं कहिएगा भारत के जो युवा है उनको सशक्त बनाना, उनको स्किल डेवलपमेंट पे अगर वो फोकस करेंगे तो कल का खुद का भी जो है ना वो बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। इसके तहत तकरीबन जो है ना 80 से ज्यादा जो है ना आपके पाठ्यक्रम है और 15 से ज्यादा जो है ना अलग अलग इसके फील्ड है, जैसे सूर्या सक्षम, प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम की योजनाएं हैं, ये सारी इसी के अंतर्गत आती है। इसका डिपार्टमेंट या इसका हेडक्वार्टर मेनली हरियाणा के पंचकुला के अंदर है, तो ये भी याद रख लेना आप लोग, ठीक है। मेनली हरियाणा के युवाओं को स्किल के बेस पे फिर रोजगार देना ही एक मुख्य उद्देश्य था इसका। हरियाणा के किस जिले का स्वास्थ्य केंद्र भारत का पहला री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला स्वास्थ्य केंद्र बना है? री-सर्टिफिकेशन जो प्राप्त करने वाला भारत का स्वास्थ्य केंद्र बना है, और ये है कहां पे? कुरुक्षेत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को मिलने वाले उपचार, सुविधा, इनकी गुणवत्ता पर सवाल उठाने वाले लोगों के सामने कुरुक्षेत्र का श्री कृष्णा नगर गामड़ी अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक सटीक
जवाब बन गया। कैसे सर? क्योंकि राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक वाले देश के इस पहले स्वास्थ्य केंद्र ने अब भारत का पहला रीसर्टिफिकेशन केंद्र का खिताब अपने नाम कर लिया। कुरुक्षेत्र के कृष्णा नगर गामड़ी पब्लिक हेल्थ सेंटर ने इस बार अपना पहला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पहली बार साल 2018 में अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर ने देश भर में सबसे ज्यादा 91.4 स्कोर करके रिकॉर्ड बनाया। इस बार 92.5 का स्कोर करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी सर आप ये कहोगे रीसर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ मिला तो है, लेकिन ये सर्टिफिकेशन वगैरह की बातें आप कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या है भाई? देखो यहाँ पे साफ सफाई है, एक तो बहुत ही अच्छे किस्म की, बिल्कुल साफ है ये आयुष के अंदर, या यूं कहिएगा हेल्थ वेलनेस सेंटर बिल्कुल साफ। दूसरी बात है डॉक्टर प्रॉपर टाइम पे आते हैं, जितने भी पेशेंट्स आते हैं सारे के सारे पेशेंट जो है ना वो आपके वेल सेटिस्फाई हैं और इनको जो है ना प्रॉपर इलाज मुहैया करवाया जाता है। इस मामले में जो है ना ये है आगे, इसको दोबारा से जो है ना सर्टिफाइड किया गया है बेस्ट पब्लिक हेल्थ सेंटर। तो जरूर याद करना ये भारत का बहुत गजब का सेंटर है। अच्छा आपको शायद याद होगा मैंने अभी पिछले ही दिनों में, पिछले ही वीक में एक करंट अफेयर पढ़ाया था कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ना एक आयुष्मान यूनिवर्सिटी की स्थापना भी की जा रही है। शायद आपको याद होगा विश्वविद्यालय की स्थापना यहीं पे ही हो रही है। आप कुरुक्षेत्र की बात करें, कुरुक्षेत्र को मैप में देखिएगा, इस जिले की स्थिति है, इसके उत्तरी जो है ना ये जिला हरियाणा के उत्तरी भाग में ही है लगभग। इसके उत्तर में जो है ना लगभग पड़ता है अंबाला, इसके उत्तर पूर्व में पड़ता है यमुनानगर और पश्चिम में इसके पड़ता है कैथल और दक्षिण में इसके पड़ता है करनाल। इसका हेडक्वार्टर कुरुक्षेत्र में ही है। इसकी स्थापना 23 जनवरी 1973 को हुई थी। जनसंख्या जो है ना इसकी 964655 है। 2011 के अकॉर्डिंग ही जनसंख्या घनत्व 631 है प्रति वर्ग किलोमीटर और लिटरेसी रेट यहाँ का 76.31% है। कुछ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ के, जैसे कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, देवी मंदिर है, बिरला मंदिर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है, भद्रकाली का मंदिर है, श्री कृष्णा रथ ज्ञान मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है और नाभि कमल है। हालांकि तिरुपति बालाजी का जो ऑफिशियली बिल्कुल हुबहू कॉपी हिसार जिले के अंदर बन रही है, सोने का छत्र वाला मंदिर हरियाणा का एकमात्र मंदिर बनेगा वो। गुरुद्वारा में गुरुद्वारा छठी पातशाही है, गुरुद्वारा नववीं पातशाही है, गुरुद्वारा राजघाट है। प्रजनन केंद्रों में काला तितर है, पीपली मगरमच्छ प्रजनन केंद्र भोर सोंदा में है। कुछ यहाँ पे संग्रहालय, जैसा बहुत इंपॉर्टेंट संस्थान की बात करें तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, श्री कृष्णा संग्रहालय है। यहाँ पे नेशनल आपकी जो एक टेक्नोलॉजी सेंटर है, गुलजारीलाल नंदा संग्रहालय है, जिसको केडीबी बोर्ड भी यहाँ पे भी है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र छिलछिला वाला, यहाँ पे कुछ अभी रिसेंटली मैंने पढ़ाया था कि विदेशी पक्षी भी आए हैं छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य में। काला हिरण प्रजनन केंद्र है। शाहबाद चीनी मिल भी है। शाहबाद क्षेत्र इंपॉर्टेंट है जहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम का हॉकी के गेम होंगे। और ये कुरु क्षेत्र है, 48 कोस भूमि जो है ना कुरुओं द्वारा खोद के यहाँ पे खेती की गई थी, तो इस प्रकार से ये प्रसिद्ध क्षेत्र है। हाल ही में किसे वित्त विभाग का अतिरिक्त सचिव लगाया गया है? वित्त विभाग का अतिरिक्त सचिव बनाया गया है महावीर सिंह को। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक है अतिरिक्त सचिव तथा अभिलेखागार विभाग के निदेशक, और अतिरिक्त सचिव महावीर सिंह को जो ना वो वित्त विभाग का अतिरिक्त सचिव बनाया गया। वित्त मंत्री हरियाणा के वर्तमान में जो है ना वो मुख्यमंत्री ही है। आइए एक और बेहतरीन सवाल आप लोगों को पढ़ाता हूं कि ये क्वेश्चन आपका नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर और यूं नेशनल करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो बच्चा हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है या जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उनके लिए थोड़ा सा जरूरी है, या उन्हीं बच्चों को मद्देनजर रख के मैं पढ़ा रहा हूं इस सवाल को। हरियाणा में किस राज्य के विधानसभा द्वारा सतलुज कौन सा राज्य है, राज्य तो खैर अपना हरियाणा हो ही गया, कि विधानसभा द्वारा सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। अपने हरियाणा राज्य की विधानसभा ने ऐसा पारित किया है। आइए पूरा जानते हैं मामला क्या है। मुद्दा तो बात इतनी ही है कि हरियाणा विधानसभा के द्वारा सतलुज यमुना लिंक SYL जिसको कहते हैं उसको पूरा करने की मांग को लेकर एक प्रस्ताव पारित हुआ है। इसको पूरा हो जाने के बाद में ये नहर हरियाणा और पंजाब के बीच रावी ब्यास नदियों के पानी को साझा करने के लिए सक्षम हो जाएगी। प्रस्तावित सतलुज यमुना लिंक नहर जो है ना 214 किलोमीटर लंबी नहर है, जो कि सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ती है। कुछ इस प्रकार का मैप या कुछ इस प्रकार का इसका आपका पूरा क्राइटेरिया है। ये एक्चुअली बात यूं कहें तो देखो जल संसाधन जो है ना ये सारे राज्य सूची में आते हैं।
और जबकि संसद को संघ सूची के तहत अंतरराज्यीय नदियों के संबंध में कानून बनाने की पावर भी है, क्योंकि अंतरराज्यों का इन द सेंस कि एक नदी जो 2 राज्य या 2 से ज्यादा राज्यों के अंदर बह रही है, तो उस टाइम पे संसद के पास पे भी ये अधिकार है कि वो कानून बना सके। अदरवाइज जो पानी से रिलेटेड वाटर रिसोर्सेज के जितने भी फंड हैं वो सारे ही आपके जो है ना वो आपकी राज्य सूची में शामिल है। ठीक है सर, ये तो बात हो गई है। अब और बात आती है तो ये विवाद शुरू कब से हुआ था, थोड़ा उसके बारे में बात करते हैं। देखो, बात 1960 की है जब इस विवाद की उत्पत्ति हुई थी। भारत और पाकिस्तान की एक नदी है जिसको आप जानते हो, सिंधु नदी है। सिंधु नदी टोटल 2880 किलोमीटर की है और ये इधर आपके यहाँ से जो क्या कहते हैं भारत के अंदर लद्दाख और जास्पर की पहाड़ियों में एंटर करती है। उधर से तो आप लोगों को पता है कि मानसरोवर झील से निकल के ही आती है ये। इसकी सहायक नदियों में से रावी, ब्यास तो है ही है, सतलुज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है इसकी। और इसके पानी के लिए फ्री एंड अनरिस्ट्रिक्टेड यूज की अनुमति दी गई थी। 1960 की बात करते हैं हम लोग। अब 1966 की बात करें तो जो अविभाजित पंजाब है ना, उसमें से हरियाणा भी तो शामिल है ही है। उसमें नदी के पानी का हिस्सा देने की समस्या उभर कर आई और सतलुज और सहायक ब्यास नदी का जल का हिस्सा हरियाणा को देने के लिए सतलुज को यमुना से जोड़ने वाली एक SYL की योजना बनाई गई। पंजाब ने यह कहते हुए हरियाणा के साथ पानी साझा करने से इनकार कर दिया कि यह रिपेरियन सिद्धांत के खिलाफ है। सर, ये रिपेरियन सिद्धांत क्या है? ये सिद्धांत ये कहता है कि जिस राज्य से नदी बह रही है ना, उस राज्य का ही अधिकार होगा उस पानी पे। कहते तो फिर पंजाब कहता है मैं हरियाणा को पानी किस एंगल से दूं, ये तो मेरे राज्य से, मेरा मेन काम है, तो मैं हरियाणा को दे नहीं सकता। ठीक है जी। 1981 की बात आई तो दोनों ने फिर थोड़े थोड़े राजी हुए पानी देने के लिए। ठीक है सर। 82 की बात आई तो पंजाब का कपूरी गांव है, वहां पे 214 किलोमीटर लंबी सतलुज यमुना लिंक यानी कि SYL का निर्माण स्टार्ट हो गया और राज्य में आतंकवाद का एक टाइप का माहौल बन गया, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया, लोग आंदोलन करने लगे, विरोध प्रदर्शन हो गया इस पानी के लिए ही। 85 के अंदर जो एक नई नवेली सरकार कहिएगा या यूं कहिएगा नए नवेले प्रधानमंत्री कम उम्र के राजीव गांधी, और उस टाइम पे अकाली दल के संत थे, उन्होंने जो है ना पानी का आकलन किया और एक नया न्यायाधिकरण के लिए थोड़ी सहमति व्यक्त की। भाई कोई बात नहीं, लड़ाई क्यों कर रहे हो यार, जितना चाहिए थोड़ा बहुत, थोड़े माई थोड़े रे दीजिए, होते ना इन्हें कीजिए। ठीक है ना, कुछ ऐसे प्रकार की बात करी और पानी की उपलब्धता और बंटवारे की बात की गई। और ऐसा हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे उस टाइम पे वीर बालकृष्ण एराडी, उनकी अध्यक्षता में एक ट्रिब्यूनल की स्थापना हुई। 1987 में ट्रिब्यूनल ने पंजाब और हरियाणा को आवंटित पानी जो है ना वो 5 MAF, ठीक है ना, ये आपको मैं बता देता हूं कि एक MAF जो है ना इसका मतलब होता है मिलियन एकड़ फुट। ठीक है ना, तो तकरीबन 5 मिलियन एकड़ फुट और 3.83 मिलियन एकड़ फुट तक की वृद्धि की सिफारिश की थी। 1996 की बात करूं तो SYL का काम पूरा करने के लिए पंजाब को निर्देश दिए सर्वोच्च न्यायालय का, रुक किया। ठीक है ना। अच्छा, पंजाब को निर्देश देने के लिए जो है ना SYL का रुख किया था हरियाणा ने। हरियाणा चाह रहा था कि यार ये पंजाब जल्दी से पूरा कर ले, अब इसकी तो हर किसी की बात तो मानने नहीं वाला है, इस करके ये गए सुप्रीम कोर्ट, उधर गए। 2002 और 2004 में सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब को अपने क्षेत्र में SYL के काम को पूरा करने के निर्देश दिए। कहते तुम तुम्हारे जगह पे तो SYL का काम पूरा कर लो। 4 में पंजाब विधानसभा ने पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट अधिनियम पारित किया और इसके अधिनियम का मतलब था कि जल साझाकरण समझौते को समाप्त कर दिया। कोई जल साझाकरण का समझौता नहीं था और इस तहत पंजाब में SYL का निर्माण जो है ना वो बीच में रह गया। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या हुआ 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने 2004 के अधिनियम की वैधता पर निर्णय लेने के लिए राष्ट्रपति का एक अनुच्छेद है 143, उस पर सुनवाई की और यह माना कि पंजाब नदियों के जल को साझा करने के लिए अपने वादे से पीछे हट गया, क्योंकि पहले तो कहा था मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन बाद में 2004 में टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट अधिनियम पारित करके कह दिया कि हम पूरा नहीं करेंगे और इस अधिनियम को फिर क्या किया 2004 वाले को रद्द करने की बारी आई। ठीक है सर, रद्द करने की बारी आई। अब 2020 में बात आती है तो सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री और SYL नहर का जो मुद्दा है ना उसको उच्चतम राजनीतिक स्तर पर केंद्र सरकार की मध्यस्थता के माध्यम से बातचीत करना और मामले को निपटान करने का निर्देश दिए। कहते हैं काम करो, दोनों राज्य आ जाओ और बीच में मीडियोकर बन जाएगा केंद्र सरकार, वो इसको निपटा दे तो ज्यादा ठीक रहेगा।
पंजाब में पानी की उपलब्धता के लिए टाइम पर समयबद्ध आकलन हेतु एक न्यायाधिकरण की मांग की कि पंजाब का ये मानना है कि आज तक राज्य में नदी जल का कोई अधिनिर्णय या वैज्ञानिक मूल्य नहीं हुआ, कोई बात तो आई नहीं है। और रावी ब्यास जल की उपलब्धता भी 1981 में अनुमानित 17.17 MAF है, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा जो है ना MAF का मतलब बताया था ना मिलियन एकड़ फुट, जो कि घट के आपका 2013 में 13.38 MAF हो गया है। तो एक नया मामला सामने आना चाहिए या नया न्यायाधिकरण होना चाहिए। अब आप कहोगे सर मुझे ओवरऑल ये बताओ आप कि इसमें पंजाब मानता है क्या और हरियाणा क्या मानता है। देखो, पंजाब ये कहता है कि 2029 के बाद पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जिनमें पानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी जमीन से इतना पानी निकाल लिया, तो हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना वो खत्म हो गया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि कहते हैं हम गेहूं और धान की खेती बहुत करते हैं, धान में पानी बहुत चाहिए, सरकार को लगभग 70,000 करोड़ रुपए का मूल्य का अन्न भंडार है हम हर साल उपलब्ध करवाते हैं। तो लगभग राज्य में 79% क्षेत्र में पानी के अत्यधिक दोहन हो गया। तो ऐसे में राज्य सरकार कहती है कि हम पानी भाई किसी को शेयर तो बिल्कुल नहीं करेंगे, हमारे पास खुद के पास कमी है। हरियाणा ये कह रहा है कि हमारा दक्षिणी जो हिस्सा है ना, जैसे महेंद्रगढ़ वाला नूह वाला इलाका, यहाँ पे पानी के पीने की समस्या है, तो हम सिंचाई के लिए रो रहे हो, यहाँ पीने लायक पानी नहीं है। यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल तकरीबन 1700 फीट तक नीचे चला गया है। तो और के अलावा सेंट्रल फूड पूल में भी योगदान का हवाला दिया है। और ऐसे में क्या है कि पानी के जितना हिस्सा हरियाणा का बनता है उसके हिसाब से हरियाणा को मिलना चाहिए। हरियाणा कहता है मेरा हक है ये। तो ये तो था सारा मसला। अब बात करते हैं सतलज नदी की, क्योंकि स्टैटिक पॉइंट आएगा हमारा। सतलज नदी का प्राचीन नाम जो है ना वो है जराद्रोस है, याद रखना। प्राचीन यूनानी कहिए या सुतुद्री या सतुद्र, ये संस्कृत के नाम है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में सबसे लंबी है सतलज। पंजाब का मतलब आपको पता है 5 नदियां वगैरह है। 5 नदियां है कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज सिंधु नदी की बहुत ही फेमस नदी है। ये निकलती कहां से है? दक्षिण पश्चिम तिब्बत की लंगा झील में एक आपकी राकसताल झील है, वहां से निकल के आती है और हिमाचल प्रदेश के सिपकला बिर्रा में एंट्री कर लेती है सबसे पहले। तो बहुत ही गजब का चैनल बनाती है ये। सतलज नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले फिरोजपुर जिले के हरीके में ब्यास नदी में इन दोनों का मिलन होता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान के मिठान कोट में जाके मिलती है इसमें सिंधु नदी के अंदर। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और लहरी चरण वन जो जल विद्युत योजना है ना, वो हिमाचल प्रदेश के शिमला और कुल्लू में सतलज नदी के ऊपर ही बनी हुई है वो। सो होपफुली आप लोगों को ये पूरा डिस्कशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट में मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ, आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ। बंगाल में पीपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है? पहली डच फैक्ट्री, पहली पुर्तगाली फैक्ट्री, पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री, पहली ब्रिटिश फैक्ट्री। बताइएगा विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। आज का सेशन कैसा था? फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। धन्यवाद।